Good morning to all of you. Welcome back again to my YouTube channel Rise and Shine Classes. कल हमने वो शुरू कर दिया था, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया था साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में। जस्ट हमने एक ब्लॉक्स डिस्कस किए थे, सिलेबस डिस्कस किया था। तो इग्नू एग्ज़ाम में ये ना आपको सिर्फ 50 मार्क्स की बुक आएगी। कुछ नंबर के आपके असाइनमेंट होगा और शायद प्रैक्टिकल भी आपका होगा। मैं आपको बता दूं BPCC 133 कोर्सेज़ का प्रैक्टिकल भी होता है। तो ये प्रैक्टिकल आपको अपने रीजनल सेंटर में पता करना है। ये प्रैक्टिकल का बहुत इशू बनता है बाद में। तो जो भी ये बच्चे हैं प्लीज़ ये अपना प्रैक्टिकल का इशुएंस देख लें बाद में, ठीक है। जहाँ पे भी आपका रीजनल सेंटर है, मेन सेंटर है इग्नू का, इसकी बात आप वहाँ पर करें। ये रीजनल सेंटर ही आपके प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करवाता है। सो इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। हमने कल थोड़ा बहुत, मैंने आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में नहीं बताया था कल मैंने सिर्फ आपको साइकोलॉजिकल की डेफिनेशन बताई थी, उसकी हिस्ट्री और स्कोप बताए थे। आज हम करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की शुरुआत। सो लेट अस स्टार्ट। जय श्री राम, जय माता दी। चलो शुरू करते हैं अभी। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स फेयरली कॉमन। दिस शुड नॉट सरप्राइज यू व्हेन वी स्पीक अबाउट हेल्थ। जब आप हेल्थ के बारे में बात करते हो, इट इनकम्पासेस बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये हम दोनों अंतर्गत, हम दोनों की बात करते हैं। फिजिकल हेल्थ हो गई हमारी, या मेंटल हेल्थ हो गई। फिजिकल पता है शारीरिक, और मेंटल हो गया मानसिक। हाउएवर इनवेरिएबली आवर अटेंशन इज ड्रॉन primarily टूवर्ड्स, कि हमारा जो मेन अटेंशन है किसके ऊपर ध्यान देने का है, कि ये जो डिजीजेस होती हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसको हम साइकोपैथोलॉजी भी बोलते हैं, हैव सर्टेन सिम्टम्स। इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ एटियोलॉजी होती है। एटियोलॉजी मीन्स हो गया हाउ इट अकर्स, कि ये होते कैसे हैं। द कंडीशन इन विच इट इज़ मेंटेन एंड इफेक्ट डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द इंडिविजुअल, कि हमारी जो भी डे टू डे फंक्शनिंग होती है इंडिविजुअल्स की। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में डिवेल्प इन एनीवन, कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो किसी में भी डिवेल्प हो सकते हैं, चाहे वो एज, किसी एज ग्रुप का भी हो, जेंडर, एथनिसिटी मतलब किसी कास्ट रिलीजन से हो, रीजन एंड अदर सच फैक्टर्स। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इट अफेक्ट्स द पीपल सराउंडिंग द पर्सन हु हैज़ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर किसी बंदे को या किसी बंदी को या किसी भी इंडिविजुअल को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, एट टाइम्स पीपल एक्सपीरियंस, तो वो बंदा क्या करता है, वो बहुत एक्सपीरियंस करता है मोर देन वन डिसऑर्डर एट द सेम टाइम, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस करता है उन सब चीज़ों को। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया में ही ये देखे जा रहे हैं, बट अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड भी ये प्रॉब्लम्स को देखा जाता है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझते हैं। तो इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं। सो अब देखते हैं हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू लेट यू नो द डेफिनेशन। मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता क्या है। अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इज अ मेंटल कंडीशन। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एक मेंटल कंडीशन है, बिहेवियरल पैटर्न इन्वॉल्विंग अटिपिकल और अपसेटिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स। कि जब किसी में अपसेटिंग थॉट्स या फीलिंग, मतलब बंदा जब अपसेट होके बैठ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसका मूड खराब है, हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, ठीक है। तो According to Barlow and Duran, psychological disorder is a psychological dysfunction. ये एक psychological dysfunction है with in individual that is associated with distress। हो सकता है वो distress से associate ना हो, impairment in functioning and response हो that is not typical culturally expected हो। So let me show you, ये मैंने आपको कहाँ से करवाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। चलो जी, तो इसके बाद हमने ये पढ़ा था। देखते हैं, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। ये जो मैंने आपको बुक से ही करवाया है। इफ़ यू हैव योर बुक तो आप बुक से थोड़ा बहुत पढ़ लें कि जो सॉरी, इसमें मेन आपको यही बताया गया कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इज अ साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन। ये एक साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन है विद एन इंडिविजुअल दैट इज एसोसिएटेड विद डिस्ट्रेस या इम्पेयरमेंट इन फंक्शनिंग। मतलब एक इम्पेयरमेंट, अपेयरमेंट नहीं हो पाता है, यहाँ पे अच्छे से काम नहीं हो पाता है। एंड रिस्पॉन्स इज नॉट टिपिकल और कल्चरली, इनका जो रिस्पॉन्स होता है एकदम टिपिकली भी नहीं हो सकता, कल्चरली एक्सपेक्टेड भी हो सकता है। सो थोड़ी थोड़ी हम ये पढ़ लेते हैं कि अब मैंने आपको बताया साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन। अब साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन होता क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इन द डेफिनेशन रेफर्स टू ब्रेक डाउन इन कॉग्निटिव
बिहेवियल या इमोशनल फंक्शनिंग भी हो सकता है। कॉग्निटिव का मतलब होता है कि कनेक्टेड विद द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किस तरह से हम प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज योर कॉग्निटिव। आई एम नॉट रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, आई हैव लेट यू नो अगेन, आई विल लेट यू नो अगेन द मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव। तो आप ध्यान में रखिए इसको। कॉग्निटिव हो गया कनेक्टेड विद द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि किस तरह से हम लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए, समझने के लिए। अब कहीं पे भी कॉग्निटिव आएगा तो आप खुद ही समझ जाइएगा, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल डिस्फंक्शन में हमने क्या पढ़ा कि जो ब्रेकडाउन होता है बंदे का, इमोशनली हो सकता है, बिहेवियरल फंक्शनिंग उसका हो सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए यू आर आउट इन मार्केट फॉर शॉपिंग। आप अगर मार्केट जा रहे हो शॉपिंग करने के लिए, बट इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग इट, वहाँ पर आप एंजॉय करने की जगह क्या कर सकते हो, इट यू एक्सपीरियंस सीवियर फेयर। सीवियर फेयर का मतलब होता है गंभीर, मतलब आप ऐसे मतलब हमेशा वो रहते हो, सीरियस रहते हो, ठीक है। फॉर ऑल टाइम एंड जस्ट वॉन्ट टू रश बैक होम। रश बैक होम मतलब जल्दी जल्दी आप घर आ जाते हो, मतलब यू कैन नॉट फेस द पीपल। होता ना, किसी को फोबिया होता है कि बहुत सारी भीड़ हो, तो वो वहाँ पर शायद होते हैं, बोल नहीं पाते हैं बोल्ड तरीके से, या अपनी बात नहीं रख पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इतने सारे लोगों को देखते हैं तो वो जल्दी मतलब रुकते नहीं हैं। उनका मेन होता है कि हम जल्दी से जल्दी घर पे चले जाएं, ठीक है। एंड जस्ट वॉन्ट रश बैक होम इवन दो, इसीलिए देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड, ऐसा डरने की कोई बात नहीं। इट हैपन्स एवरी टाइम। अगर ऐसा बार बार हो रहा है, यू गो टू द मार्केट, ठीक है ना। अगर एक बार होता कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो इट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ये कोई डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ये बार बार हो रहा है। हाउ एवर इफ देयर वॉज बॉम्ब स्केयर, अगर बॉम्ब स्केयर मतलब एक बॉम्ब स्केयर ना, एक ईडियम भी है, आपने सुना होगा। बॉम्ब स्केयर का मतलब होता है अ सिचुएशन इन विच पीपल आर अफ्रेड, कि जिसमें बंदा डरा होता है बिकॉज समवन सेज दैट इज बॉम्ब इज गोइंग टू एक्सप्लोड। अगर कोई आपको बोले यहाँ पे बॉम्ब फटने वाला है, तो मतलब इस तरह की सिचुएशन जब आ जाती है। नॉट मार्केट रिसेंट पास्ट वुड नॉट बी, पीपल में एक्सपीरियंस, वहाँ पे आप अलग अलग तरह के क्या करते हो, फेयरफुल रिएक्शंस होते हैं हमारे, मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ डिसऑर्डर। तो बिटवीन एबनॉर्मल डिसफंक्शन, जब एबनॉर्मेलिटी आ जाती है ना, आपको अगर देखने का लगता है कि इसके बिहेवियर में ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल हो गया है, थोड़ा बहुत क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो एबनॉर्मेलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर बोलते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट। अगला हम पढ़ते हैं डिस्ट्रेस, कि डिस्ट्रेस इम्पेयरमेंट इन फंक्शनिंग क्या होती है, ठीक है बच्चे। तो डिस्ट्रेस में हमने पढ़ना है कि डिस्ट्रेस में आपको सीधा सीधा बताया गया कि एंड क्लियरली डिफाइंड कंपोनेंट कि इट इज़ ऑफ्टन क्वाइट नॉर्मल टू बी डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब हो सकता है कि डिस्ट्रेस में पता क्या होता है कि डेथ ऑफ योर लव्ड वन हो सकता है, जिससे आप प्यार करते हो, अगर उसकी डेथ हो गई है तो भी हम थोड़ी बहुत मतलब प्रॉब्लम में आ जाते हैं। या फिर कुछ आपकी मनपसंद चीज़ आपको नहीं मिल पाती है, तो हो सकता है आप उसकी वजह से हो। तो इम्पेयरमेंट इन फंक्शनिंग का मतलब होता है कि बंदा, ऐसा नहीं है कि उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, ये कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड होता है, ठीक है ना। अगर हमारे किसी लव्ड वन की एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको कि डेथ ऑफ ए लव्ड वन, अगर आप किसी से प्यार करते हो या फिर आपका जो लव्ड वन है, लव्ड वन में ऐसा नहीं है कि हस्बैंड, उसका वाइफ का हस्बैंड हो सकता है, हमारा किसी का मदर फादर, किसी के भी हम करते हैं, तो इस तरह से ये जब बंदे को सिचुएशन से निकलने में टाइम लगता है। इन विच द पेशेंट फील्स इलीटेड एंड इंजॉयज इट सो मच ही शी अवॉइड ट्रीटमेंट बट नन द लेस इट स्टिल इज अ डिसफंक्शनल स्टेट। इसको हम डिसफंक्शनल स्टेट बोलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट का जो कंसेप्ट है इज यूजफुल दो नॉट इंटायरली सेटिस्फैक्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अ पर्सन में कंसिडर हिमसेल्फ या हर सेल्फ को वो शाय, बट इट डज नॉट मीन, ऐसा नहीं है कि वो एबनॉर्मल है, ठीक है ना। कुछ लोग शाय होते हैं, सबके सामने खुल नहीं पाते हैं आराम से, तो दे आर अनेबल टू इंटरेक्ट विद पीपल एंड मेक फ्रेंड्स, वो अनेबल होते हैं, अच्छे से दोस्त नहीं बना पाते। दिस अगेन इलुस्ट्रेट द मोस्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और एक्सट्रीम एक्सप्रेशन ऑफ नॉर्मल इमोशंस बिहेवियर। तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर भी हो सकता है। डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन फंक्शनिंग में यही आ गया कि ऐसा नहीं है कि डिसऑर्डर ही हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुई हो, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अगला हमने टिपिकली और नॉट कल्चरली एक्सपेक्टेड, इसमें हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इज एन इम्पॉर्टेंट, ये जो टिपिकली और कल्चरली एक्सपेक्टेड है ये भी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट इनसफिशिएंट क्राइटेरिया डिटरमाइन एबनॉर्मेलिटी, ठीक है ना। एट टाइम्स थिंग्स आर कंसिडर्ड एबनॉर्मल। कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब चीज़ें अबनॉर्मल हो जाती हैं, बिकॉज दे अक्कर इनफ्रिक्वेंटली, वो धीरे धीरे होती हैं, एवरेज के हिसाब से भी वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि सोसाइटी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है,
डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। सो जैसे आर्टिस्ट यूजली डेविएट फ्रॉम नॉर्मल बट इंस्टेड ऑफ बीइंग आइडेंटिफाइड और डिसऑर्डर दे आर कॉल्ड टैलेंटेड विद, मतलब अब देखिए कोई आर्टिस्ट होता है, अब एक आर्टिस्ट की लाइफ में जितना भी कुछ चल रहा हो, जैसे एक एक्टर हो गया, चाहे वो जितनी भी प्रॉब्लम में हो या उसकी पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा हो, लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वो एकदम ऐसे दिखाता है कि जैसे कुछ नहीं चल रहा। तो आर्टिस्ट यहाँ पे एग्जाम्पल्स आ सकती है, क्योंकि टैलेंट तो उनमें है ना। तो वॉल्यूशन ऑफ सोशल नॉर्म्स हो सकता है काम काज में या सामाजिक हो सकता है ना। टिपिकली में हमारे ये भी आ गया कि काम काज में कमी आ रही है तो बंदा तब भी स्ट्रेस में जा सकता, हो सकता है उसको कोई डिसऑर्डर हो जाए, ठीक है ना। अगर सामाजिक में, समाज में ये हो गया ना वॉल्यूशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, अगर हम समाज में किसी चीज़ का उल्लंघन करते हैं नियम, तो उसमें भी ये हो सकता है, ठीक है। तो वॉल्यूशन ऑफ सोशल नॉर्म्स सबका यही हो गया, समाज में सामाजिक उल्लंघन करना, किन्हीं भी चीज़ों का मानदंडन जिसको हम बोल सकते हैं। तो वॉल्यूशन ऑफ सोशल नॉर्म्स इज कंसिडर्ड टू बी एबनॉर्मल, ये भी एबनॉर्मल है। दिस डेफिनेशन इज वेरी यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डिफरेंसेस, यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस आ सकता है हमारा। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल टू एंटर ट्रेन स्टेट बिलीव दैट वन इज प्रोसेस्ड रिफ्लेक्ट अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन वेस्टर्न कल्चर बट नॉट इन मैनी अदर cultures where it expected and accepted. However, valuation of social norms as criteria has been misused. जैसे political decisions होते हैं committed to mental institutions, for example during dictatorship in not Soviet Union। तो इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि सोसाइटी में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से लोगों में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आपको जो मेन एग्जांपल देनी है DSM-5 की, DSM-5 पूछा जाता है। DSM-5 का फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन DSM-5 का फुल फॉर्म हो गया डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। यू ऑल हैव गूगल, तो यू कैन सर्च ऑन दैट ऑल्सो, बट लेट मी शो यू। मैंने लिखी हुई है यहाँ पे कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आपने ये डेफिनेशन पक्का याद करनी है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में ये जो आपकी बुक में लिखी गई है, आप इसको चाहे लर्न कर लो, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशंस तो आपको लर्न होनी चाहिए। बाकी जो थ्योरी है आप खुद लिख सकते हो। आपको इस पेपर में ना क्वेश्चन हो सकता है 20 मार्क्स के आ जाएँ, 10 मार्क्स के आ जाएँ, तो अपने आंसर को आपने उसी हिसाब से वेटेज भी देनी है। तो सॉरी, देखते हैं इसमें क्या है कि ये जो DSM-5 है ये अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है, ठीक है, 2013 में ये बनी थी शायद। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या हैं? बिहेवियरल, इमोशनल, कॉग्निटिव डिसफंक्शंस दैट आर अनएक्सपेक्टेड इन देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड एसोसिएटेड विद पर्सनल डिस्ट्रेस या फिर इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शनिंग, इसी को हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, सो यू हैव टू मेंशन दैट डेफिनेशन। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर? तो इतने सारे कंपोनेंट्स पढ़े हमने, कौन कौन से पढ़े? साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन, डिस्ट्रेस, इम्पेयरमेंट इन फंक्शनिंग, टिपिकल, नॉट कल्चरली एक्सपेक्टेड, वॉल्यूशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। तो 3-4 आपने दिखा देने, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सो लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की हिस्ट्री क्या है। तो इस सेक्शन में हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में ही पढ़ेंगे। पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडर्निटी पे आएंगे। तो एंशिएंट व्यूज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, कि एंशिएंट व्यूज क्या थे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के? एंशिएंट मतलब पुराने। तो जो पुराने लोग थे ओवर द सेंचुरीज हमारे एक्सप्लेन एबनॉर्मल बिहेवियर, वो एबनॉर्मल बिहेवियर को कैसे देखते थे? फ्रॉम डेमनोलॉजी से, मैजिक से मतलब जादूगर हो गया, थियोलॉजी से हो गया सॉरी, डेमनोलॉजी का हो गया ना मतलब प्रेम विद्या, थियोलॉजी हो गई हमारी धर्मशास्त्र जो हमारे आते हैं, मैजिक, जादूगर, फिजियोलॉजी इस तरह के तरीके से वो देखते थे। कि जो अर्लीस्ट एविडेंस थे ना हमारे, जो पुराने जो एविडेंस थे दैट अटेम्प्ट्स अंडरस्टैंड एबनॉर्मल बिहेवियर, और ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर था ना ये सबसे पहले आया था इजिप्टियन से, इजिप्ट से आया था, इजिप्टियन पापियारी से 16th सेंचुरी में। विच शोज द ब्रेन वॉज रिकोगनाइज एज द साइट ऑफ मेंटल फंक्शन डिजीजेस, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जो बीमारियाँ थी वो अननोन थी, लोगों को पता नहीं था, क्योंकि उस समय इतने ज़्यादा वो नहीं आए थे, अनसिविलाइज थे लोग, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता था, मतलब अगर किसी को कोई मेंटली प्रॉब्लम होती ना, मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई बंदा मेंटली प्रॉब्लम होता है, एबनॉर्मल होता, उसको कोई डिसऑर्डर होता, तो अगर वो उटपटांग सी हरकतें करता, मतलब जैसे उसको ये हो जाना, ऐसे कांपना उसने या दौरा जैसा पड़ जाना, तो लोग बोलते थे इसमें कोई राक्षस आ गया या इसमें माता आ गई है। तो इस तरीके से वो चीज़ों को देखा करते थे, क्योंकि उस टाइम पे ये जो डिपेंड था ये सारा डेमनोलॉजी पे
पे डिपेंड था, क्योंकि डेमन्स जो थे यहाँ पे, डेमन्स में राक्षस, उनको लगता था इनके अंदर कोई राक्षस आ गया है या कोई माता आ गई है, तो इस तरीके से वो चीज़ों को देखते थे, क्योंकि अग्रेसिव हो जाते थे ना लोग प्रोसेस, बट इफ़ वी बिहेवियर वॉज एग्रेसिव हो जाते थे, ओवर एक्साइटेड हो जाते थे, तो इस तरीके से इन चीज़ों को देखा जाता था। लेकिन लेटर क्या हुआ था, थोड़ी देर बाद में मेडिकल पर्सपेक्टिव से इसको देखा गया, मेंटल डिसऑर्डर को मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखा गया, एंड ट्रीटमेंट अंडर द लीडरशिप, और इनको ट्रीटमेंट गया अंडर द लीडरशिप किसकी, दिस पीरियड, मतलब ये जो आपकी बुक में भी लिखा गया प्रिसिल्स के किया गया था। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द राइज ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, कि इसके बारे में जो सबसे पहले कंसेप्ट रखा था हिपोक्रेट्स ने रखा था, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी बोला जाता है या फादर ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है। तो फिजिशियन यहाँ पर जो थे हु रिजेक्टेड डेमनोलॉजी, इन्होंने बोला ये डेमनोलॉजी वगैरह कुछ नहीं होता, ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर है ये लोगों में कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, कोई बीमारी होती है इनके अंदर, इलनेस या मेंटल इलनेस होती है, दिमागी बीमारी, और ऑल्सो कॉल्ड यहाँ को नेचुरल प्रोसेस ब्रेन, जैसे पैथोलॉजी हो गया, ट्रीटमेंट हो गया। ही उन्होंने हिपोक्रेट्स ने क्या किया था, ही सॉ ब्रेन एज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ, उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था, तीन कैटेगरी में उन्होंने डिसऑर्डर्स बताए थे, माइनिया, मेलनकोलिया और फिरेनिटिस। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। माइनिया क्या होता है, माइनिया इज अ कंडीशन इन विच यू हैव पीरियड ऑफ एबनॉर्मेलिटी, कि जिसमें आपको एबनॉर्मेलिटी होती है, एक्सट्रीम चेंजेस आते हैं आपके बिहेवियर में, मूड में चेंजेस आना, इमोशंस बदलते रहना। मेलनकोलिया होता है फीलिंग ऑफ इंटेंसिटी, सैड, होपलेस, मतलब कोई होप नहीं है, ये जो मेलनकोलिया डिसऑर्डर होता है इज ऑल्सो मेजर डिसऑर्डर भी आप इसको बोलते हो। फिरेनिटिस हो गया ब्रेन फीवर, ठीक है ना, जिसमें दिमाग में बीमार, मतलब ब्रेन फीवर बोल सकते हो फिरेनिटिस को, ब्रेन और द मीनिंग्स ऑफ द अटेंडेंट विद अक्यूट फीवर, इसके जो साइन होते हैं, स्लाइटली इफेक्ट ऑफ हेडेक, फिर हेडेक के बाद आपसे ड्राउजीनेस सा फील होता है, नींद आना, एंड फेयर टू फीवर्स के बाद हो सकता है ये पैरालिसिस से कोमा के बाद मतलब इट कैन फेटल टू डेथ ऑल्सो, डेथ भी इन सारे हो सकती है, इन सारे होते थे। तो फिरेनिटिस, तो हमने ये क्या पढ़ा कि जो फादर ऑफ मेडिसिन थे हमारे हिपोक्रेट्स, इन्होंने ये तीन तरीकों से बताए थे आपको, कि ये तीन सेंसरी डिसऑर्डर्स उन्होंने बताए थे, माइनिया, मेलनकोलिया और फिरेनिटिस, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है, कोई बात नहीं, 20 मिनट्स का कर लेते हैं, उसके बाद जो रह जाएगा वो हम कल करेंगे। सो उसके बाद ये हैं हमारे फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स सर, इनके आपको बुक में पिक्चर भी दिखाई गई है। उसके बाद ये प्लेटो सर आए थे, देखते हैं। उसके बाद एक फिलोसफर आए थे प्लेटो, उन्होंने उनका क्या व्यू था मेंटली डिस्टर्ब लोगों के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिमिनल एक्ट्स कमिटेड बाय देम, हो सकता है उन्होंने कुछ क्रिमिनल एक्ट किया हो, एंड हैंड शुड नॉट गिवन पनिशमेंट लाइक कॉमन पीपल। ही सजेस्ट दैट मेंटली डिस्टर्ब इंडिविजुअल्स, जो मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं, बी केप्ट हॉस्पिटल्स रन बाय सोसाइटी, उनको हॉस्पिटल में रखना चाहिए जो सोसाइटी की तरफ से होते हैं। हिज फेमस बुक, उनकी एक बुक थी द रिपब्लिक, किनकी, प्लेटो की, उसमें उन्होंने क्या बताया था, अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन मेंटल फिजिकल एबिलिटीज एंड रोल ऑफ सोशल नॉर्चल फैक्टर, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स इन थिंकिंग एंड बिहेवियर के बारे में उन्होंने वहाँ पर बताया था। द प्लेटो हैड अ मॉडर्न, प्लेटो सर ने भी क्या किया था, आउटलुक, ही बिलीव दैट मेंटल डिसऑर्डर और ऑल्सो पार्टली कॉज्ड बाय डिवाइन फैक्टर्स। तो उसके बाद हमारे पास आए थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल सर कौन थे, हु वॉज द डिसाइपल ऑफ प्लेटो, ये प्लेटो के ही शिष्य थे आप बोल सकते हो। रिटर्न एक्सटेंसली, इन्होंने भी बहुत लिखा था अबाउट मेंटल डिसऑर्डर के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में। ही रिजेक्टेड द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक इमोशंस, कॉग्निशंस, मेंटल डिसऑर्डर्स, एंड एक्सेप्टेड हिपोक्रेट्स। जो पुरानी जो डेमनोलॉजी थी, इन्होंने उसको क्या किया था, रिजेक्ट किया था। जो हिपोक्रेट सर का था, उनको वो व्यू अच्छा लगा था, ठीक है ना, क्योंकि हिपोक्रेट सर ने क्या बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ बीमारियां होती हैं जिनसे लोग जूझते हैं, उन्हीं को हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। सो हिपोक्रेट्स वर्क वॉज सपोर्टेड बाय सम लेटर ग्रीक, हिपोक्रेट्स के वर्क को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया था, रोमन फिजिशियन सच एज द इन्फ्लेंटेबल ग्रीक, गेलन सर ने, ठीक है ना, इनकी जो स्टडीज़ थी नर्वस सिस्टम के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर भी इन्होंने स्टडी किया। ही ऑल्सो डिवाइड द कॉजेज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इनटू फिजिकल एंड मेंटल कैटेगरीज। तो इसमें हमको इतना ही बताया गया है। अब हम अगला टॉपिक है हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन द मिडल एजेस। तो ये वाला टॉपिक मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। So do subscribe my channel and keep sharing as much as you can. Thank you very much. If you have any type of doubt, so do comments. I will work on my channel.
अगर कहीं से भी आपको लगता है कि नहीं पता लगा तो मुझे बताइए, कोशिश करेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने की। दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है ऑन यूट्यूब, तो प्लीज़ गाइज टू सपोर्ट मी। थैंक यू।